नमस्कार दोस्तों, प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। आपके मैथमेटिक्स का ये आयतन और क्षेत्रफल का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हमने बोर्ड के पूछे हुए 3 क्वेश्चंस को लाया हुआ है। और अगर देखते हैं कि इसमें अगर और कुछ हम कर सकते हैं तो एक सवाल हमारा भी रहेगा और आपको अच्छा लगेगा वो सवाल जब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया है वो तो सबके सामने है, पर कुछ नया हमने आपको कहा, बात ये कही थी कि कुछ नया भी करने की कोशिश करेंगे। तो आज इस लेक्चर में कुछ नया करके देखते हैं और मैं अपना एक प्रॉब्लम अपने एक्सपीरियंस से आपको शेयर कर रहा हूं और करूंगा, हमारी कोशिश रहेगी। क्योंकि वो जो होता है ना, वो एक क्रिएटिव चीज होता है और मैं मानता हूं कि ये काम आपको भी करना चाहिए। क्योंकि जब आप खुद से क्वेश्चन डिजाइन करते हैं और जानबूझ करके उसको क्रिटिकल करते हैं, हार्ड करते हैं, तो हो सकता है कि वो प्रॉब्लम एग्जाम में उस तरह के कॉन्सेप्ट पर आ जाए। क्योंकि जब दिल से कोई बात निकलती है, दिमाग से कोई बात निकलती है, तो उस बात में दम होता है। क्योंकि तब आप ईमानदारी पूर्वक उस पर काम कर रहे होते हैं और ये कहीं ना कहीं फायदा जरूर देता है आपको। तो आइए पहले इस तीनों सवाल पर काम करके देखते हैं कि आज के इस सवाल में क्या क्या बातें हैं। ये क्वेश्चन 2011 के बोर्ड में पूछा गया है और अच्छी बात यह है कि तीनों लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हैं, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जिसको आप कहते हैं। ये तीनों वही प्रॉब्लम है। मैं आपको ये बार बार कहता हूं कि प्रॉब्लम का प्रैक्टिस अपने दिमाग से कीजिए, कैलकुलेशन खुद से करने की कोशिश कीजिए। एग्जाम हॉल में कोई कैलकुलेटर या कोई मोबाइल आपके पास नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के मन में ये बात चलती है कि ऑब्जेक्टिव ऐसे रट लेंगे, ऑब्जेक्टिव वैसे रट लेंगे, ऐसे स्कोर पूरा करेंगे, वैसे स्कोर पूरा करेंगे। कुछ भी काम नहीं देगा, काम सिर्फ मेहनत ही देगा। और जितनी बातें आपके दिमाग में समझ के मुताबिक है, सिलेबस की समझ, टाइम मैनेजमेंट, मैं बार बार कहता हूं आप एग्जाम देने वाले हो, इसीलिए हर तरह से माप तोल के जो बच्चा अच्छे माने स्टेटस के साथ, अच्छी जानकारी के साथ एग्जाम हॉल में जाता है, वही अच्छा रिजल्ट लाता है। इसको कभी भूलने की जरूरत नहीं है। आपके मन में जो साइड वाइज कुछ कुछ कीड़े काटते रहते हैं, उन सबको दूर भगाइए। ईमानदारी से मेहनत करने का समय है, अभी कीजिए। इतना एनफोर्स तो किसी को भी किया जाएगा तो कोई भी अच्छा कर जाएगा, पर पता नहीं, अब देखते हैं। आप भी हैं और हम भी हैं, प्लेटफॉर्म भी है एलएन एकेडमी 24। देखिए कहाँ तक आपके लिए ये पॉजिटिव आपको कर सकता है। कर तो तभी सकेगा जब आप चाहेंगे। जब आप नहीं चाहेंगे तो दुनिया में कोई हस्ती पैदा नहीं लिया है कि आपके रिजल्ट को उस मुकाम पर पहुंचा दे जहां आप जाना चाहते हैं। सिर्फ चाहने से नहीं होगा, करने से होगा। पहला सवाल कहता है कि एक शंक्वाकार लट्टू के ऊपर एक अर्धवृत्ताकार गोला फिट किया गया है। तो पहले तो शंक्वाकार लट्टू है और उसके ऊपर अर्धगोला लगाया गया है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 3.5 सेंटीमीटर है। लट्टू का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन आपके साथ जा रहा है, ध्यान से देखना चाहिए आपको। सबसे पहले तो मैंने कहा है कि डायग्राम आपका अपडेट रहेगा। जब डायग्राम अपडेट रहेगा तो बाकी काम बहुत अच्छा से हो ही जाएगा। तो सबसे पहले शंक्वाकार लट्टू है, तो पहले आप लट्टू का ये देख लीजिए। शंकु के आकार की लट्टू होती है तो बना लीजिए, कौन सी बड़ी बात है। लट्टू आप चाहेंगे तो वो तुरंत बन जाएगा, लट्टू आप बना लीजिए। ये शंकु के आकार का लट्टू है और इसके ऊपर जो है एक अर्धगोला फिट किया गया है, तो कर दीजिए। और पूरी की पूरी ऊंचाई ये कह रहा है कि ये है 5 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ से इसकी त्रिज्या हो जाएगी और ये त्रिज्या इसका भी होगा और ये त्रिज्या इसका भी होगा। तो शंक्वाकार ये आकृति हो गया, उसके ऊपर अर्धगोला भी लगा दिया। इसकी पूरी ऊंचाई ये बोल रहे हैं कि हमारी जो पूरी ऊंचाई है
वो 5 सेंटीमीटर के बराबर गोला फिट किया गया है। लट्टू की पूरी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर और व्यास है 3.5। तो व्यास मतलब यहां से ये हो गया, अगर मैं इसको ए बोलूं, इसको बी बोलूं और इसको मैं ओ बोलूं, तो ए बी का वैल्यू आपके पास दिया हुआ है कितना, 3.5 सेंटीमीटर। और एच अगर मैं ये कहूं कि शंकु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर यहां तक का वैल्यू है, और ये ऊंचाई में अगर बोलूं कि ये एच है जो, और इसको मैं अगर बोलूं कि ये आर है, क्योंकि ये ध्यान दीजिएगा शंकु के ऊपर अगर अर्धगोला लगाया गया है तो जो शंकु के आधार की त्रिज्या होगी वही त्रिज्या अर्धगोले की भी होगी, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये भी आर है, ये भी आर है, तो यहाँ 5 सेंटीमीटर जो है ना, ये एच प्लस आर दोनों का वैल्यू है। तो यहां से ये एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस, ध्यान से देखिए सब कुछ हो जाएगा 3.5, व्यास है तो उसमें 2 से आप भागा कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 में से 3 घट गया तो 7, ये 6.5 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा बोला जाए, 5 दूनी 10 में से 3 घटा तो 7, 7 6.5 बटा 2 सेंटीमीटर। ये होगा 65 बटा 2 गुना 10 सेंटीमीटर, 5 दूनी 10, 13 पचे 65, यानी ये 13/4 सेंटीमीटर एच का वैल्यू आ गया। और जब एच का वैल्यू आ चुका है और सवाल यहाँ पृष्ठ क्षेत्रफल पर है लट्टू का, तो मुझे इसकी भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि शंकु का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। अब यहां से देखें एच पता है, आर पता है, तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इक्वल टू होगा रूट अंडर एच का वैल्यू मेरे पास है 13/4 का होल स्क्वायर प्लस आर है 3.5/2, यानी 7/4 होना चाहिए आपको। ये हो जाएगा कितना, 7/4। क्यों होगा, तो यहां पर भी देख लीजिए, ये 3.5, ये ए बी व्यास है ना, तो आर का वैल्यू हो जाए कितना, ए बी बटा 2 सेंटीमीटर बोला जाए, ए बी का वैल्यू है 3.5 बटा 2 सेंटीमीटर, और ये होगा 35 बटा 2 गुना 10 सेंटीमीटर, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 इक्वल टू 7, इसीलिए मैंने कहा कि ये 7/4 सेंटीमीटर होएगा। अब यहां से देखा जाए, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1/4 तो बाहर आ जाएगा, अंदर में बचेगा कितना, अंदर में बच जाएगा 13 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर, तो कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 1/4 रूट अंडर 169 प्लस 49, सो 1/4 रूट अंडर, ये कितना होगा, 9 9 18 के 8 हाथ में 1, और कितना हो जाएगा ये 16 9 16 4 20 1 21, 218, ये सेंटीमीटर में आ गया आपको एल का वैल्यू, इसका वैल्यू। बस अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, काहे लाइन देंगे, लाइन देने से अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इसीलिए पृष्ठ क्षेत्रफल जब आप लाना चाहेंगे तो खुद बता दीजिए ये कितना होगा, ये बराबर होगा, जानते हैं इस शंकु का अपना पृष्ठ क्षेत्रफल होगा कि नहीं होगा, प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों को ऐड कर देना है, ये बराबर होगा कितना, बोलिए, पाई आर एल, और प्लस इसका कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू रखना है, इक्वल टू, देखें अगर मैं इसमें से
पाई आर कॉमन निकालो, थोड़ा आसान कर लेते हैं कैलकुलेशन को, तो पाई आर कॉमन निकालने से एल प्लस 2r हो जाएगा अंदर में, ये 2r हो जाएगा अंदर में, इक्वल टू होगा पाई का वैल्यू है 22/7, आर का वैल्यू आपको 7/4 ऑलरेडी है हमारे पास, एल का वैल्यू हमने लाया हुआ है। ये जब सॉल्व करेंगे ना तो 218 का जो स्क्वायर रूट होगा वो मेरे समझ से कितना आना चाहिए, आप भी बताइए कितना आना चाहिए, 14 पॉइंट लगभग 7 के आसपास आना चाहिए, है ना, या जो भी आएगा उसको देख लेंगे हम लोग बाद में। एल का वैल्यू है हमारे पास 1/4 रूट अंडर 218 और प्लस 2 इंटू 7/4। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए 7 से 7 क्रॉस कर गया, 2 दूना 4, 11 हो गया, तो 11/2 आ गया, और इंटू रूट अंडर 218/4 और प्लस 7 दूनी 14/4, इतना सेंटीमीटर, इक्वल टू 4 निकाल लेते हैं तो 11/8 और इंटू 14 प्लस रूट अंडर 218, यही से, और ये क्या है पृष्ठ क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगेगा बेटा, इस पे वर्ग सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी रूट निकाल करके ऐड करके आप कैलकुलेशन तक फाइनल जा सकते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं बोर्ड पर अभी स्क्वायर रूट निकालूं, स्क्वायर रूट निकाल करके वैल्यू पुट करूं, ये जरूरी नहीं है। मेरा जो काम है आपको बेहतर कॉन्सेप्ट डिलीवर करना। कैसे सवाल बनेगा, सवाल कह क्या रहा है, सवाल का सॉल्यूशन किस तरीके का होना चाहिए, किधर वो जा रहा है, ये दिशा निर्धारित करना मेरा काम है। चलिए इस सवाल को हमने कर दिया तो इस सवाल की जिम्मेदारी हमारी समाप्त हुई, आपकी जिम्मेदारी बढ़ी। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको मिटा देता हूं, अगर लगे कि नहीं जरूरी है तो करना है, और जरूरी तो है ही है क्योंकि बच्चे हर तरह के हैं, आपको भी ये मालूम है। देखिए अब इसके बाद अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरा कह रहा है कि सवाल नंबर दूसरा ये कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर एक आकृति बना। वाह वाह, क्या बात है, प्रॉब्लम तो गजब का है। ये कहता है एक ठोस बेलन है, एकदम ठोस बेलन है, इसके आकृति दोनों छोर पर, छोर तो दो ही है ना, देखिए दोनों छोर पर जो है एक आकृति खोदकर, एक गड्ढा खोदकर एक आकृति बनाया गया है। करते हैं जैसे लकड़ी का मान लो एक स्लैब गोलाकार एक टुकड़ा काट लिए, उसको खोद करके ये अर्धगोला है और ये भी अर्धगोला है ना। ये थोड़ा ज्यादा डीप हो गया, खैर कोई बात नहीं, हम लोग को सवाल बनाने से मतलब है। तो क्या कहता है, ये भी क्वेश्चन आपको 2022 में रिसेंटली पूछा गया है। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर अर्धगोला खोदकर एक आकृति बनाई गई है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई कितनी बता रहा है, h इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यहाँ वैल्यू हम रख देंगे, वैल्यू की ये बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या है कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं है, आधार की त्रिज्या बता रहा है कितना, 3.5 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या हो गया, ये r है, यहां से भी देखेंगे तो ये r है। तो h का वैल्यू आपके सवाल में है 10 सेंटीमीटर और r का वैल्यू है आपको 3.5 सेंटीमीटर। तो कहता है तो बचे हुए ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करें। देखिए सवाल अगर एक ही बात होती तो कोई बात नहीं, दोनों बात है, क्षेत्रफल भी है और आयतन भी है, तो मजा आएगा सवाल सॉल्व करने में। आइए करते हैं, कुछ दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये जान लें कि मुझे जब पृष्ठ क्षेत्रफल लाना है तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, बेलन का जो बाहर का सरफेस है उसमें तो कुछ होना है नहीं, तो उसकी तो त्रिज्या हम उठा ही, उसका तो क्षेत्रफल हम उठा ही लेंगे, और अर्ध गोलाकार का वहां से, अर्ध गोला का यहाँ से, दोनों को निकाल करके जोड़ देंगे, हमारा काम पूरा हो जाएगा। आइए पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा उसके लिए कोई दिमाग नहीं लगाना है, ये होगा 2 पाई RH जो बेलन का है और प्लस 2 पाई
आर स्क्वायर जो ऊपर वाले का है और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर जो नीचे वाले का है। बाकी एच और आर दोनों अवेलेबल है, कोई परेशानी नहीं है। परेशानी आयतन में भी नहीं होगी, हम नहीं देंगे ना आने के लिए। आप देखिए ना, ये क्या होगा, ये होगा 2 पाई आर एच और प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं इसमें 2 पाई आर कॉमन निकाल लूं तो मजा आ जाएगा। 2 पाई आर कॉमन निकालने से यहाँ पर सिर्फ एच बचेगा और यहाँ 2 आर बच जाएगा। इक्वल टू होगा 2 गुना 22/7 गुना त्रिज्या आपके पास में 3.5 ऑलरेडी अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। एच है आपका 10 और प्लस 2 गुना 3.5। अब आपको क्षेत्रफल है तो यहाँ पर सेंटीमीटर का स्क्वायर लिख दीजिए। ये देखिए, ये दोनों मिलके 7 हो जाएगा, 7 से 7 ये कट जाएगा, तो क्यों ना काट दे। यहाँ 22 रह गया और यहाँ 3 दूना ये भी 7 होगा, 10 प्लस 7 ये 10 और प्लस 7 ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 22 और गुना 17 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर लो, 17 दूनी 34 के 4 हाथ में बच गया 3 और 17 दूना 34 3 37, यानी 374 आ रहा है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। खैर ये हम करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये आपकी जिम्मेदारी। अब अगला सवाल कहता है आयतन भी निकाल दीजिए। कैसे निकालेंगे आयतन, ये आप बताना कैसे निकालेंगे। बिल्कुल हमको तो लगता है कि मैं तुरंत कर दूंगा, पर थोड़ा वेट कीजिए, थोड़ा सोचिए तो क्या करना होगा। सोच रहे हैं ना, और बेहतर सोच सकते हैं हम। पूरे बेलन का आयतन निकाल लो, उसमें से इस अर्धगोले का आयतन और इस अर्धगोले का आयतन निकाल कर घटा दो। आप तो जानते ही हो कि आधा आधा मिलके तो पूर्ण गोला हो ही जाएगा, तो क्यों ना एक ही बार में ये कांड कर दे। आइए, शेष भाग का आयतन, शेष भाग का आयतन देखते हैं। जब भी आप एनालिसिस कीजिएगा ना, जब भी आप मंथन कीजिएगा प्रॉब्लम के ऊपर, मैं आपको सिखा क्या रहा हूं। मुझे ऐसा थोड़ी ना है कि ये सवाल नया है या ये सवाल आपसे बन ही नहीं सकता है। भाई एकदम बिल्कुल बनेगा। मैं आपको आखिर इस लेक्चर में सिखा क्या रहा हूं, प्रॉब्लम पर सोचने का तरीका, जो एग्जाम में आपको लिखने का जो एक अनुशासन डिसिप्लिन होना चाहिए, और किसी भी प्रॉब्लम पर हम कितना ठहरते हैं, उसकी आकृति पर, उसके फिगर पर कितना वक्त देते हैं, यही सब चीज आप इसमें सीख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम में आप तो कहेंगे सर तो कुछ नहीं करते हैं, बोर्ड का 3 गो प्रॉब्लम 4 गो लाते हैं, लिखा करके उसका वीडियो बना के डाल दे। भाई साहब प्रॉब्लम तो वही है, प्रॉब्लम बहुत हम करेंगे तो क्या करेंगे, प्रॉब्लम 2-4 गो डिजाइन करेंगे। डिजाइन तो हजारों कर सकते हैं, पर इतना समय थोड़ी ना देना है, तरीके सीखना है। पहले भी आप सीखे हैं, यहां भी सीख रहे हैं। सो जस्ट ऑब्जर्व द ये डिफरेंस। आप डिफरेंस को अनुमान कीजिए कि आप हमारे साथ जो काम आप कर रहे हैं तो उसमें क्या तरीके और क्या स्टाइल है, किस तरीके से एग्जाम को लिखना चाहिए, ये सिखाते हैं हम। और इसीलिए इस लेक्चर का वैल्यू इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इसको आप समझिए और समझिए ही। क्या होगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखिए पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये गड्ढा नहीं होता तो पूरा आयतन बेलन का यही रहता, लेकिन यहां से मटेरियल खाली हो चुका है। अर्धगोला, अर्धगोला कंप्लीट गोला, तो -4/3 माइनस सीधा 4/3 पाई आर क्यूब, यही आपका आंसर होने जा रहा है। और कितना होएगा, तो पाई आर स्क्वायर तक आप निकाल सकते हैं, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। इक्वल टू पाई आर स्क्वायर जगह जब आप निकाल लेते हैं तो यहां पर बचेगा क्या, एच बचेगा और प्लस 4/3 और पाई आर स्क्वायर निकाले सिर्फ आर बचेगा। ये क्या होगा, इक्वल टू
पाई का वैल्यू है 22/7 गुना आर है आपको 3.5 गुना 3.5 इंटू एच है आपका 10 प्लस 4/3 गुना 3.5 सेंटीमीटर का क्यूब। ये देखिए ये इक्वल टू कितना होगा, ये 7×5 = 35, 0.5 1/2 यानी 11 गुना 3.5 इंटू 10 प्लस 4/3 गुना 7/2 सेंटीमीटर का क्यूब इक्वल टू 11 इंटू 3.5 और ये 2 से 2 टाइम कटेगा और मरेगा, कितना हो जाएगा, ये होगा 7 2 9 14 10 प्लस 14/3 सेंटीमीटर क्यूब। 10 × 30 और 30 हाँ ठीक है 30 14 44 सो 11 गुना 3.5 और गुना 44/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये आपकी जिम्मेदारी, इसके आगे कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे तो मेरा काम यहीं पर समाप्त हो जा रहा था, पर थोड़ा सा आपसे दुलार जो करते हैं इसीलिए थोड़ा कैलकुलेशन में भी हम सहभागिता निभा देते हैं ताकि आप संपूर्ण सॉल्यूशन की तरफ प्रोसीड करें। ये भी सवाल हमने आपका कर दिया। इसके बाद अब तीसरा सवाल हम, और ये देख लीजिए 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, इसीलिए इसको भी सीरियसली देखना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए अब क्या है कि सवाल नंबर जो तीसरा है वो आपको देखिए क्या करके दे रहा है। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है ना, सवाल नंबर तीसरा ये कह रहा है क्या कि एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है। वाह, एक बर्तन खोखले अर्धगोले के रूप का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है एवं बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या बात है। तो सबसे पहले क्या है कि बर्तन अर्धगोले, तीसरे नंबर का सॉल्यूशन देख लीजिए। देखिए डायग्राम पहले कहते हैं, पहले आपके पास अर्धगोला है और इस अर्धगोले के ऊपर आपको एक बेलन खड़ा किया गया है, तो कर दीजिए। कहाँ है करेंगे तो नहीं कीजिएगा, ये देखिए बस हो तो गया, आकृति बन गई। और इसका जो पूरा का पूरा ये देखिए त्रिज्या है, यहाँ से लेकर के पूरी ऊंचाई ये भी देखना है। ये अर्धगोला और उसके ऊपर ये बेलन, खोखले गोले के रूप का जिसके ऊपर एक खोखला बेलन खड़ा है। अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। वाह, अर्धगोले का जो व्यास होगा वो बेलन का भी व्यास हो जाएगा, यानी ए बी का वैल्यू दिया हुआ है आपको 14 सेंटीमीटर, तो आर का मान कितना हो जाएगा, इसीलिए आर का वैल्यू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, आधा होगा उसका। एवं बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है, तो बर्तन की कुल ऊंचाई अगर 13 सेंटीमीटर वो बोल रहे हैं, तो 13 सेंटीमीटर बोल रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब ये आर है 7 सेंटीमीटर तो ये भी होगा 7 सेंटीमीटर। इतना जब माइनस कर देंगे तो बेलन का जो ऊंचाई एच है ये कितना हो जाएगा, एच का वैल्यू हो जाएगा 14 घटो 7 सेंटीमीटर, तो ये कितना होगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं सॉरी, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है बेटा, कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, 13 ध्यान लिखिए, 13 में 7 गया तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया। अब और कुछ है ही नहीं सवाल में। मुझे तो जानते हैं कभी कभी क्या लगता है कि जितना स्टैंडर्ड बोर्ड के क्वेश्चन का है उससे कहीं ज्यादा स्टैंडर्ड में तो हम लोग खुद हैं, इसीलिए हौसला और मजबूत होता है कि जब उसके लेवल से ऊपर लेवल पर जाकर के हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। अब बताइए तो अगर ढंग से इस सवाल को पढ़ ले कोई स्टूडेंट और थोड़ी समझ उसके पास हो, रेगुलर वो अध्ययन कर रहा हो, तो इन सवालों को बनाने में कितना वक्त लगेगा
और यही सब सोचते हुए मैं ये मानता हूं कि हमारे बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं वो 400 प्लस स्कोर करेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। सही बता रहा हूं मैं। अब इसमें बताइए क्या है, अगर इसको आपको कह रहा है कि इसका बर्तन का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, तो इसका जो पृष्ठ क्षेत्रफल है वो और प्लस इसका, तो ये 2 पाई आर एच यहाँ से हो जाएगा और 2 पाई आर एच स्क्वायर इसका, दोनों को जोड़ देंगे, हो गया हमारा आंसर। और दोनों में हमको एच और आर चाहिए, तो एच और आर दोनों का मालूम है। क्या दिक्कत है प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, कहाँ कोई परेशानी है। तो इसीलिए बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल, भीतरी कहे तो क्या दिक्कत, वही भीतरी वही बाहरी का भीतरी पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बता दीजिए। ये इक्वल टू होगा, बेलन का आपको पता है कि ये होता है 2 पाई आर एच और प्लस ये आधा गोला है तो 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लीजिए तो एच प्लस आर, ठीक है। ये होगा इसका वैल्यू रखिएगा तो 2 गुना 22/7 गुना रेडियस कितना है इसका 7 सेंटीमीटर, तो 7 और इंटू एच है कितना तो 6 सेंटीमीटर, आर है कितना तो 7 सेंटीमीटर। इतना क्या होगा सेंटीमीटर का स्क्वायर होगा। ये बराबर कितना हो जाएगा बताइए। ये हो गया 7 से 7 देखिए मर जाएगा, 22 दूना 44 हुआ, 44 और गुना 7 6 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। बाकी गुना करना है, कौन सी बड़ी बात है। और अगर ध्यान से आप देखें तो मेरे समझ से कहीं कोई परेशानी सवाल को सॉल्व करने में नहीं आनी चाहिए। और मुझे जो अपना एक फीलिंग्स है, जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, 2-3 वैरायटी के सवाल ही आपको पूछे जाएंगे मेंसुरेशन से। छिन्नक का सवाल आने की संभावना बहुत कम रहती है, और छिन्नक के सवाल मुझे लगता है कि इन सवालों से थोड़ा ज्यादा क्रिटिकल है। कॉन्सेप्ट कोई खास टेढ़ा नहीं है, पर लेकिन अब क्या है कि आसानी से किया जा सकता है, समझ गए ना, कोई बड़ी बात नहीं है। सपोज कीजिए कि ये अगर हमारा कोई छिन्नक यहाँ से अगर मुझे ये एरिया चाहिए, तो अब ये पूरा मिला दीजिए आप इसको, ये हो गया। अब ये जो आकृति है यही क्या कहलाती है, छिन्नक कहलाती है। शंकु से काट लिया, छिन्नक हो गया। अब करना क्या, मुझे ये एरिया चाहिए, ठीक है, ये आयतन चाहिए, ठीक है, पूरा आयतन निकाल लेंगे, उसमें से ये वाला आयतन निकाल के घटा देंगे तो इसका आ जाएगा। कॉन्सेप्ट तो वही है। तो ये दोहरी परेशानी है, मतलब डबल कैलकुलेशन है। कॉन्सेप्ट बहुत डैमेज करने वाला है या बहुत क्रिटिकल है ऐसी बात नहीं है, फिर भी एक आध सवाल या इसकी थ्योरी पर हम लोग जरूर विचार कर लेंगे, क्या पता वहीं से सवाल आ जाए। तो क्योंकि हमने ज्योमेट्री को आपके लिए बिल्कुल सॉर्ट आउट किया है कि इसको आप अगर करें तो भी सही, नहीं करें तो भी सही, थोड़ा बहुत काम उस पर हम भी करके देंगे। कंस्ट्रक्शन को भी आप रहने दीजिए, हो सकता है कंस्ट्रक्शन उसके अलावा ही तो मेरे पास यहाँ पर ओनली तो 4 गो प्रॉब्लम सॉल्व करना है दीर्घोत्तरीय में, तो 20 मार्क तो फ्रीली आपको मिल जा रहा है। दिक्कत है कहाँ, मुझे तो कन्फर्म दिख रहा है कि मेरा बच्चा अगर 100 में 100 नहीं लाता है तो इस प्लेटफॉर्म का अपमान होगा। और नहीं कैसे आएगा, आना ही आना है। आप करके देखिए ना, मैंने जितने मतलब मोटिवेशनल स्पीच में जाकर के देखिएगा, हमने एक प्लानिंग आपको दिखाया हुआ है कि कहाँ कहाँ पर हमको मेहनत करना और ढंग से करना है। मतलब हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का एक पैटर्न अभी करना बाकी है, वो मैं कर दूंगा आपको सॉल्व करने का। और बाद बाकी भाषा आधारित प्रॉब्लम भी 3-4 मैंने करके दिखाया है। द्विघात समीकरण मैंने आपको दिखाया है। फिर ग्राफीय विधि से एक्स वाई का मान निकालना, फिर जो है सो बारंबारता बंटन सारणी पर काम करना। क्वेश्चन का तो भरमार लगा हुआ है, 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 करना है 4 छोड़ना है। दिमाग से काम करेंगे तो मार्क तो क्या 100 में 100 मार्क एकदम बिल्कुल आसानी से आएगा। थोड़ा कंपलसरी सब्जेक्ट की तरफ आप ध्यान देंगे, सोशल साइंस हो गया, संस्कृत हो गया, या किसी का उर्दू है तो उसके बदले में तो वो हो गया, उस तरफ से मार्क आपका कटना नहीं चाहिए। साइंस मैथ के लिए आप निश्चिंत रहिए, मौका आ रहा है। बायोलॉजी के लिए भी मास्टर वीडियो बना करके कोशिश करेंगे देने का, है ना, क्योंकि वो
तीनों का वेटेज तो लगभग बराबर बराबर का है, और थोड़ा प्रैक्टिकल से भी तो हेल्प मिलता है। मार्क तो आना ही आना है। मैथमेटिक्स को टर्न्स कर लीजिए, और जितने भी 100 मार्क वाले उनको कर लीजिए, बाकी सब एकदम 400 तो धड़धड़ा करके मार्क आएगा। टेंशन नहीं लेने का है, आगे बढ़ते रहिए, सवाल को सॉल्व करते रहिए। तो कुल मिलाकर ये 3 सवाल आपके सामने है। और जैसे मैं अगर आपके लिए सवाल लाता हूं तो उस सवाल में क्या क्या खासियत रहेगी, मैं थोड़ी बात आपसे चर्चा कर लेता हूं। सवाल लाऊं न लाऊं कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए मैं एक सवाल का प्रोग्रामिंग आपको बता रहा हूं। अगर सवाल को एक्सटेंड करता, मान लेते हैं कि मैंने कहा कि एक आयताकार खेत है हमारा, उस खेत की कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, उसमें कुछ गहराई से हमने मिट्टी खोद लिया। पूरी मिट्टी को समथिंग रेट पर हमने, मुझे पहले मैंने खर्च देखा कि जेसीबी लगाया या जैसे भी उसको निकाला तो कितना प्रति घन मीटर पर मेरा खर्च आता है। फिर उसको मैं समथिंग रेट पर बेच देता हूं। अगर मैं ज्यादा रेट पर बेचता हूं तो मेरे को लाभ होगा। हो सकता है मौसम खराब हो जाने की वजह से मुझे कुछ नुकसान पर बेचना पड़ा तो कितनी हानि होगी। तो प्रति घन मीटर का रेट रहता है, आराम से हम लोग उसको कैलकुलेट कर देंगे मिट्टी को, और उसके प्रति घन मीटर के रेट से गुना कर देंगे। फिर कितना पर बेचें वो कर लेंगे। दोनों को विक्रय में से क्रय घटा दोगे, लाभ होगा। प्रतिशत लाभ खोजेगा वो हो जाएगा, प्रतिशत हानि खोजेगा वो हो जाएगा। मतलब क्षेत्रमिति के सवाल को हमने लाभ हानि के साथ जोड़ दिया। तो नया करेगा तो कुछ ऐसा ही कर सकता है। कभी कभी क्या होता है, घन मीटर में चीजें दे दी, कोई गड्ढा खोद दिया गया, उसमें इतने क्या बोलते हैं दूध या पानी रख दिए गए, या कोई तेल रख दिया गया, और पता पड़ा कि इतने लीटर तेल दिए गए हैं, इतना घन मीटर का गड्ढा है, वहां घन मीटर लीटर का लफड़ा होता है। तो फिर उसको ऐसे इस रेट में खरीदे थे, या इतना मेरा लागत लगा था, फिर प्रति लीटर ऐसे उसको हमने बेचा। तो बताइए कि क्या बेनिफिट और क्या लॉस है। यही करेगा और क्या करेगा। तो इस तरह के सवाल में उलझने की जरूरत नहीं है। आप स्टेप प्रोसेस से जाइए, सवाल बेदाग बन जाता है। और अगर घन मीटर लीटर का रिलेशन आपको मालूम हो तो अच्छी बात है। 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 घन मीटर 1000 लीटर के बराबर होता है। ये हमेशा ध्यान रखें। तो ऐसे ही वीडियो में अगले में देखते हैं। अब ये तो आपको दे दिया मैंने यहाँ से। अब मैं अगला जो वीडियो बनाऊंगा तो मैं अपने प्रॉब्लम से बनाऊंगा, ये मैं आज ही कह देता हूं आपको। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी विथ माई सेल्फ प्रॉब्लम, विथ माई सेल्फ प्रॉब्लम। जो मेरा प्रॉब्लम रहेगा उसके साथ मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा। सो इंतजार करना है नेक्स्ट वीडियो के लिए, और इस वीडियो को देखकर इससे सीखने की कोशिश करनी है।